चले सर इब्तिदा करते हैं आज की क्लास की। वेलकम टू FAR 2। सर FAR 2 का जो ये पेपर है, ये वन ऑफ दी मोस्ट, मैं कहूँगा टेक्निकल पेपर जरूर है, लेकिन इसको पास करना निस्बतन आसान है एज कंपेयर टू FAR 1, जो कि मैं हमेशा FAR 1 से भी ये कहता आया हूँ। सर क्या वजह है, क्यों इसको पास करना आसान है? एक ब्लैक मार्कर ला देना, नहीं है पूछ ले अगर हो तो ऊपर, सही है। सर क्या वजह है, क्यों इसको पास करना आसान है, क्या वजह है, सब बातों पे मैं आऊंगा। सर सबसे पहले याद रखें कि ये पेपर मेरा इश्क है, सही है। FAR 2 वो पेपर था जिससे मैंने CA की टीचिंग शुरू की। CA की जब मैंने टीचिंग शुरू की तो मैंने सिर्फ FAR 2 जो है मतलब उससे शुरू की थी, फिर आहिस्ते आहिस्ते पेपर्स बढ़ते गए। सर FAR 2 से पहले क्विकली अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड, जिन लोगों को नहीं पता, जो नए चेहरे हैं, कुछ उनसे जो है मुखातिब होकर के सर क्वालिफाइड CA आर्टिकल्स मैंने की फर्ग्यूसन PwC से, इसके बाद के इलेक्ट्रिक में काम किया, उसके बाद यूनिलीवर में काम किया, और फिर उसके बाद एक जो है दूसरी एक लिस्टेड कंपनी में काम किया, लोर्स लिमिटेड जिसका नाम था, और उसके बाद एक फर्म को ज्वाइन किया। अब वहां पर माशाल्लाह मैं पार्टनर के तौर पे भी सर्व कर रहा हूँ, और साथ साथ में टीचिंग चल रही है, प्रोफेशनल टीचिंग। CA की शुरू की 2015 में। जब सर मैंने CA की टीचिंग 2015 में शुरू की, उस टाइम पर तकरीबन आप ये समझें कि मैंने सिर्फ शुरू किया था 4 बच्चों से, फिर आहिस्ते आहिस्ते जो है वो बच्चे माशाल्लाह बढ़ते गए। और सर 2020 में कोरोना के पीरियड में, और उसके बाद वाली एकदम ऑटम 20 और स्प्रिंग 21 के अंदर माशाल्लाह 2 गोल्ड मेडल है। 2017-18 में मैंने FAR 1 पढ़ाना शुरू कर दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि रिजल्ट अच्छा है। और जितना अब तक मैं CA को समझ पाया हूँ मेरा बच्चा, कि CA क्या है, किस तरीके से चल रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि सर CA इज अ नेम ऑफ स्मार्ट स्टडी। सर याद रखें, अगर आप स्मार्ट स्टडी करना सीख गए तो आपने CA को कर लिया। CA में मैं खुद फेल हुआ, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह फेल हुआ। कुल मिला के मेरे 3 पेपर्स रुके पूरे CA की जर्नी में, कंपनी लॉ, BFD और ऑडिट। कंपनी लॉ और BFD CA फाइनल का वो एक दफा में निकला, और ऑडिट जो है वो 4थी दफा में निकला। सही है, CA फाइनल का ऑडिट कौन सी दफा में निकला? तो घबराने की बात नहीं है सर, फेल सब हो जाते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। सर स्मार्ट स्टडी से क्या मतलब है, देखें आप जो आगे जाएंगे आपको चीजें समझ में आएंगी। स्मार्ट स्टडी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके क्या है, लेकिन उससे पहले CA में जो खास तौर पे FAR 2 है, उसके अंदर बच्चा क्यों फेल होता है उसके रीजन जान लेते हैं। पहला रीजन होता है लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स। सर ये बात आप याद रखें, रीजंस फॉर फेलियर को अगर मैं यूं लिखूं कि रीजंस फॉर फेलियर क्या है, तो पहला रीजन है लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स। बच्चे के पास सर कॉन्सेप्ट ही पूरे नहीं होते, बच्चा कॉन्सेप्ट्स के अंदर ही स्ट्रगल कर रहा होता है। और सर वो जो कॉन्सेप्ट्स का मसला क्यों होता है, क्योंकि सर बच्चा स्टडी टेक्स्ट को रेफर नहीं करता है, बच्चा प्रॉपर ISS को नहीं रेफर करता है, कॉन्सेप्ट का मसला होता है, कराई नहीं जाती, एक भी कॉन्सेप्ट छूटा और आई के अपने उसके ऊपर सवाल। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, पिछली दफा एक चीज ऐसी थी जो अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी टेक्स्ट में थी, हमने कवर कर ली, बहुत सारे बच्चे जो नहीं देख के स्टडी टेक्स्ट नहीं कर पाए, वो था
आपका डेफर्ड टैक्स का आपने नाम सुना होगा, उसमें है कंसोलिडेशन के साथ एसोसिएट के साथ उसका इम्पैक्ट, और वो चीज नॉर्मली कोई नहीं कराता, स्टडी टेक्स्ट में थी, एक पैराग्राफ दिया हुआ था, करा दी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेपर में आ गई। तो हमने कहा सर कॉन्सेप्ट्स पूरे इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। दूसरी चीज जो है वो होती है लैक ऑफ, सर बच्चा जो है वो प्रैक्टिस सही से नहीं करता, लैक ऑफ प्रैक्टिस। सर बच्चा जब पेपर में बैठता है प्रैक्टिस नहीं होती। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, सर मैंने एक भी मॉक नहीं दिया, मैंने मिड नहीं दिया, आप बताएं मैं क्या करूं। तो सर फिर वहां पर बच्चे के लिए मसाइल होते हैं, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स और लैक ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन कोशिश मेरी पूरी होगी, इस दफा एक टीए भी शुरू में आप लोगों के साथ ग्रुप पे ही होगा, जिससे जो कि आपकी क्यूरीज का जवाब मेरे साथ साथ देगा। उसके अलावा वो हर क्विज चेक करेगा, क्विज वो अभी कुछ बना रहा है। बुक कंपाइल अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हो गई है, वो आपको शायद आज से 2 हफ्ते के बाद बुक भी मिलेगी मेरी, जिसके अंदर डिफरेंट हमारे कॉन्सेप्ट्स होंगे। सर लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, लैक ऑफ प्रैक्टिस, और बुक के साथ एक चीज कह रहा हूं, जिन बच्चों ने मुझसे FAR 1 पढ़ा हुआ है, सर एक समरीज जो मैं देता हूं 1 पेजर, उस समरी के साथ अब आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा ना, जैसे स्कोप है, उसके साथ उसका MCQ नंबर डाला हुआ होगा, जिससे आपको पता चल जाए, या उसका क्वेश्चन नंबर कि यार अगर इस स्कोप की मुझे प्रैक्टिस करनी है तो ये सवाल है और ये क्वेश्चन नंबर है। लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, लैक ऑफ प्रैक्टिस। और तीसरी चीज जो मैं हमेशा कहता हूं, सर जो पढ़ने वाला बच्चा यहाँ पर फेल होता है, टाइम एंड प्रेशर मैनेजमेंट। बच्चे को कोई ये नहीं बताता कि भाई तुझे पेपर में NPO वाला सवाल पहले नहीं करना, भाई तुझे पेपर में कैश फ्लो को पहले हाथ, अगर तूने ये NPO वाला सवाल पहले किया, कैश फ्लो को हाथ लगाया, तो फिर हमने कहा मसला हो सकता है। ठीक है सर, तो ये सब चीजें क्लास में हम देखते हैं, मॉक हो मिड हो, बच्चे नहीं आते। क्यों नहीं आते सर? क्योंकि सर बच्चे एंड में तैयारी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। ये सब चीजें सर क्लास में सीखनी है, और अल्टीमेटली स्मार्ट स्टडी जो मैं हमेशा कहता हूं, यकीन मानो जिस बच्चे ने स्मार्ट स्टडी को, मैं जानता हूं, कुछ एग्जांपल्स कोट करता हूं फिर आऊंगा उस चीजों की तरफ। सर ऐसे बहुत सारे बच्चे जो मेरे पास जब आए पहली दफा, तो उससे पहले उनका FAR 1 का रिफ्रेशर था, FAR 2 का रेगुलर था, आए सब चीजें थी, क्लास में ये नहीं सीखा हुआ था कि हाउ टू पास। वो आए पेपर में, किसी ने पासिंग मार्क्स अप्रोच बताई नहीं। जब किसी ने पेपर में पासिंग मार्क्स अप्रोच नहीं बताई, तो वो बैठे पेपर में और उन्होंने स्ट्रगल किया, उनसे सर चीजें हैंडल नहीं हुई, मसाइल हुए, और अल्टीमेटली वो बच्चे पेपर में पहले रुके थे। लेकिन फिर जब मैंने उनको बताया कि भाई पेपर में 10 नंबर का सवाल है तो कितने नंबर लेने होते हैं? 5। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये आईकेप ने एक दफा सिर्फ जसारत की, और आईकेप ने CA फाइनल में विंटर 2018 के अंदर लिख दिया कि भाई पूरा सवाल तुम नहीं कर सकते। सही, विंटर 2018 की अटेम्प्ट में लिख दिया गया कि बच्चा तुम पूरा सवाल कुछ भी कर लो, अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं तुम्हें पासिंग मार्क्स निकालने पड़ेंगे और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब ये बात बच्चा नहीं समझता, कुछ चीजें आईके रखता है जो कि होती बड़ी सिंपल है पेपर में, जैसा कि हमने पासिंग क्लास वगैरह में भी देखा था, लेकिन वो एक्चुअल में जब बच्चा करने बैठता है तो टाइम बहुत ज्यादा पी लेती है बच्चे का, और वहां से टाइम एंड प्रेशर मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह क्लास में सीखेंगे। डिफरेंट सवालों को करते हुए स्मार्ट स्टडी की तरफ हमें जाना है। क्या हम सर क्लियर हैं यहाँ तक ऑनलाइन वाले बच्चों? लिख दे CC अगर क्लियर है तो। सर कितने टाइम का कोर्स है? कोई और आएगा पढ़ाएगा नहीं, पूरे का पूरा 100% कोर्स मैं इंशाल्लाह आपको कराऊंगा। रेस्ट अश्योर करें सर, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी। हफ्ते में हमारी क्लास 4 दिन हुआ करेगी। दिन कौन से होंगे? ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे।
ये 4 दिन हमारी क्लास होगी, फिक्स टाइम टेबल। संडे को कोई क्लास नहीं होगी, ये भी मेरी आपकी गारंटी है। सर रिकॉर्डिंग और ये जो है अपना लाइव और फिजिकल तीनों मोड में होगी। बिल्कुल सर, तीनों मोड के अंदर होगी हमारी क्लास। सर जो है इसमें क्या कहते हैं, रमजान में क्या टाइमिंग होंगे, क्या करेंगे, रमजान में भी इंशाल्लाह सूटेबल टाइमिंग होंगे। सर आप क्लैशेस क्या मैनेज करेंगे? केएलएस में तो कोई क्लैश हो सकता है, शुरू की क्लासों में 1 या 2 क्लैशेस आ जाएं, लेकिन उसके बाद कोई इंशाल्लाह क्लैश केएलएस में नहीं आएगा। आउटसाइड में सिर्फ सर 14 तारीख के कॉस्टिंग और एमएफए के साथ मैं क्लैश मैनेज करूंगा, सही है। और मैं भी करूंगा सर, साजिद भी करेंगे। उसके अलावा जो है कोई क्लैश जो है आउटसाइड वाले की कोई गारंटी दे नहीं सकते, क्योंकि हमारा टाइम टेबल फिक्स होगा। उसमें सिर्फ हम एक सर सऊद को कंसीडरेशन देते हैं कि उनके हिसाब से हम बनाएं, मतलब देखें चीजों को, वरना सर बहुत मुश्किल हो जाएगा ये करना। चले सर अब आते हैं बाकी चीजों की तरफ। और हैंड आउट ग्रुप में आप लोगों को मिल चुका होगा बच्चों, और जिन बच्चों को नहीं मिला उनको भी वो स्क्रीन पे भी देख लेंगे। हम आते हैं सर हैंडआउट्स के ऊपर। हैंडआउट आपकी तरफ आ रहे हैं, पहले टॉपिक का हैंडआउट है, और इंशाल्लाह पहला और दूसरा टॉपिक जब तक खत्म होगा तब तक आप लोगों के पास फिर बुक भी आ जाएगी। ऑनलाइन वाले बच्चों आपको भी मैं हैंड आउट शो कर रहा हूं। सर याद रखें, पूरे बैच में इंशाल्लाह एक ही चीज सीखनी है, और वो क्या है? स्मार्ट स्टडी। हमें सीखनी है सर स्मार्ट स्टडी, और एक दफा जब हम इंशाल्लाह स्मार्ट स्टडी सीख जाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा। ऑनलाइन वाले बच्चों मुझे ग्रुप में बताएं, आपको हैंडआउट मिल चुके हैं? सर सिलेबस एफएआर 1 से बड़ा है, लंबा है, या उससे जो है कम है? तो सर देखें, एफएआर 1 के मुकाबले में मैं कहूंगा टॉपिक वाइज तो सर सिलेबस आपको थोड़ा सा ज्यादा लगे, कुछ टॉपिक्स में गहराई भी बहुत है, बट मेरा मानना है कि एफएआर 1 में कुछ टॉपिक जैसे होते हैं आप एंड तक परेशान रहे, एनपीओ के क्या होगा, कैसे करेंगे ये वो, यहाँ पर इंशाल्लाह आपको कोई टॉपिक जो है मसला नहीं करेगा। यहाँ पर जो है सर टॉपिक्स में गहराइयां कुछ जरूर हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि हम किस अप्रोच से जाएंगे? पासिंग मार्क्स अप्रोच, स्मार्ट स्टडी, वो इंशाल्लाह जो है आपको जरूर पास करा देगी। चले सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम ग्रिड पे आ जाएं। अभी जो आप लोगों को हैंड आउट मिला है फिजिकल वाले बच्चों, इसमें बिल्कुल आखिरी पेज पे आएंगे। बिल्कुल आखिरी पेज में आएंगे फिजिकल वाले और ऑनलाइन वाले बच्चों। एफएआर 2 ग्रेड का एक हैंड आउट आपको नजर आ रहा होगा इस वक्त स्क्रीन पे। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाए। बेटा बुक मेरी अपनी होगी, साथ आ जाए। चले सर, सबसे पहले आते हैं अभी ग्रेड के हिसाब से आप लोगों को मैं सिर्फ, हालांकि अभी बहुत सारे टॉपिक्स का आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन सिर्फ ग्रेड इसलिए जरूरी है, पहली क्लास में दिखाता हूँ, फिर आपको बताया आखिरी क्लास में हम देखते हैं इसको, जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है। सर क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि ये ग्रेड इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेगी पेपर के दिन तक। सर इसके अंदर हमने कहा सबसे पहले आ रहा है फाइनल अकाउंट्स और कंसोलिडेशन।
डेशन, इन दोनों के अलग से मार्क्स हैं 25 से। अब आपको कुछ पुराने आपके दोस्त सीनियर वगैरह मिलेंगे, वो कहेंगे कि भाई कोई एक आता है पेपर में, दोनों तो आ ही, उनको कहना है नहीं, ऐसा नहीं है, पेपर के अंदर दोनों भी अब आ सकते हैं और आएंगे। पिछली दफा आया है, कंसोलिडेशन और फाइनल अकाउंट्स मिल के और हर अटेम्प्ट में आएंगे। इनकी ग्रेड कितने की है? 25 से 35। मतलब ये दो टॉपिक अगर आपने अच्छे से कर लिए तो मिनिमम 25 मार्क्स आपके कवर हैं। कुल मिला के 14-15 टॉपिक में से 2 टॉपिक, ये सब स्मार्ट स्टडी के लिए मेरा बता देंगे। जब स्मार्ट स्टडी हम करते हैं ना तो उसके लिए बड़ा वो हो जाता है। फिर आगे आऊंगा, IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, लीजेस, IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स और IAS 41 बायोलॉजिकल एसेट, ये 4 टॉपिक। अब देखिए स्मार्टली पता हो कि सर अगर देखिए ये जो 2 ग्रेड्स है ना, पहली वाली A और B, 6 टॉपिक में से तुम्हारे कम से कम 6 टॉपिक में से तुम्हारे कम से कम 50 मिनिमम 50 है और ऑन एवरेज इसके ऊपर 60 मार्क्स आएंगे 6 टॉपिक में से। सही है सर। इसके अंदर IFRS लीजेस और आखिरी जो ग्रेड है, उस ग्रेड को अगर आप गौर से देखेंगे मेरा बच्चा, उस ग्रेड के अंदर हमारे पास कुल मिला के 7 टॉपिक हैं और उसमें 35 से 45 मार्क्स उसने डाले हुए हैं। और सर ये जो 7 टॉपिक है इनके अंदर वेरिएबिलिटी बहुत होती है, इनके अंदर गैस करना मुश्किल होता है कब कौन सा पूछेगा कौन सा नहीं। लेकिन ऊपर के 6 में से मैं आपको आज पहली क्लास में बता दूं कौन से 4 लाजमी पेपर में होंगे, नोट कर लें। फाइनल अकाउंट्स, कंसोलिडेशन, IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और लीजेस, ये 4 पेपर के अंदर आपको लाजमी मेरा बच्चा ये मिलेंगे आपको 40 से 45 नंबर के मिनिमम। ये 4 टॉपिक आपको मिलेंगे। सही है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, लेकिन ये 4 टॉपिक पहली उसमें जैसे मैंने बोला ना FAR 1 में रेशियोज लाजमी था, आया भी सवाल भी, इसी तरीके से यहाँ पर भी सर ये 4 टॉपिक पेपर का मिनिमम 45 नंबर आपको देकर जाते हैं, मिनिमम, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सर ये है। अच्छा सर हमारी सीक्वेंस क्या होगी पढ़ने की? सही है सर। सर हमारी सीक्वेंस पढ़ने की मेरा बच्चा यही होगी कि हम कोशिश करेंगे जैसे कि मैं आप लोगों को शुरू में वो टॉपिक करवाऊं जो आपको एंड में रिवाइज करना आसान हो। बहुत ज्यादा जो हैवी टॉपिक हैं उनके ऊपर हम कब आए? सेशन के एंड में, नहीं कहीं मिड में या उसके मतलब आफ्टर रमजान। लेकिन शुरू के भी जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वो टॉपिक है जिसके अंदर आपको अपनी एफर्ट्स घर से अभी कम करनी है। चीजें इंशाल्लाह ऐसी होंगी क्लास में, वैसे भी पता है मैं सर सारी चीजें इंशाल्लाह क्लास में। इस दफा एक नई चीज मैंने की है, जो बुक बन रही है उसके अंदर FAR 1 में देखा कुछ बच्चों ने कुछ सवाल मैंने इधर उधर से लिए थे ICW वगैरह से। इस दफा हर टॉपिक में इंशाल्लाह उसके सवाल डाल रहे हैं ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि दूसरी एग्जामिनेशन बॉडीज जो हैं वो क्या कर रही हैं और किस तरीके से कर रही हैं। चलिए सर इब्तिदा करते हैं और इब्तिदा करते हुए हम आएंगे IFRS 8 की तरफ। उससे पहले अगर किसी का ऑनलाइन फिजिकल में से कोई सवाल है, ऑनलाइन में भी माशाल्लाह काफी बच्चा बैठा हुआ है, तो ऑनलाइन वाले बच्चों अगर कोई सवाल है किसी का तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिजिकल वालों आप लोग भी बताएं कोई सवाल कोर्स से रिलेटेड, क्या होगा कैसे होगा। सर कॉम्बिनेशन के सवाल, कॉस्टिंग, कंपनी लॉ वगैरह, ये सर क्लास कितने आवर्स की होगी? मेरी कोशिश है इस दफा कुछ मैंने जैसा करूं कि क्लासें हमारी जो मेजॉरिटी निकलेंगे, क्योंकि अब असर इस बैच में थोड़ा लेट हो गई है 5:30 पौने 6, तो कोशिश ये होगी कि ब्रेक जो है ना आए, तो तकरीबन आप समझे इंशाल्लाह 2 से 2.5 घंटे की वाली क्लास होगी और फिर असर पे हम ऑफ कर दिया करेंगे। ठीक है सर, ताकि आप उजाले में चले भी जाएं। और बाकी जो मैंने कहा कि मेरी कमिटमेंट्स हैं दूसरे टीचर्स के साथ के जो 6 बजे अगर क्लास शुरू करें तो उससे पहले भी आपका वो हो जाए। सही है सर। सर पहली क्लास में सवाल आया है, सिलेबस कब खत्म होगा?
मेरे ख्याल में हमने FR1 का मेरा वाला एक फेब को खत्म कर दिया था ना। कोशिश मेरी यही होगी कि मेरा बच्चा, मैं आप लोगों के जो पेपर अगर सितंबर में है तो कोशिश होगी जुलाई के एंड में, बट ये जो बैच होता है इसके अंदर क्योंकि छुट्टियां बहुत आती हैं तो कोशिश होगी अगस्त के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह सिलेबस एंड हो जाए। सही है, और यकीनन इंशाल्लाह के हुक्म से हो भी जाएगा। ओपन बुक के ऊपर कर दे सर तुम लोग का FR2 से सुन ले, ओपन बुक कुछ बच्चे FR1 में भी आ गया और लोग बहुत परेशान हैं। ओपन बुक भाई, ओपन बुक से पता है सिर्फ एक फर्क होता है, ओपन बुक के आने के बाद जो बिल्कुल थ्योरी के अगर कोई छपाई वाला सवाल आना होता है ना वो नहीं आता। FR1 में किसी जमाने में आ गया कि IFRS 15 के बता दो भाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का क्या क्राइटेरिया ये वो, अब वो सवाल नहीं आएंगे क्योंकि उसको पता है बच्चा छाप लेगा। बाकी ओपन बुक से पेपर में क्या मैं आपको बता दूं, माशाल्लाह 2 गोल्ड मेडल आए इसी तरीके से आपकी तरह क्लास में बैठने वाले बच्चों के। और आप यकीन माने मेरा बच्चा, आप यकीन माने दोनों ने पेपर में बुक नहीं खोली। रीजन मीन क्या है सर, जिस तरीके से मेरे बच्चों का अंदाजा है मैं पढ़ाता हूँ, हमारे दिमाग में जो IAS की प्रोविजन होंगी हम बार बार जब क्लास में रिपीट करते हैं तो आपके दिमाग में होगी, तो आपको MCQs भी आसान से हो जाएंगे। वो ओपन बुक आपको काम आ सकता है MCQs में, पहला। दूसरा आपको ओपन बुक काम आ सकता है कि कहीं आपको कोई थ्योरी वगैरह के सवाल आ जाए। डिस्क्लोजर का यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं, उसका एक हैंड आउट में दे देता हूँ। बाकी सर हमें ओपन बुक कहीं काम नहीं आएगा सर, नहीं आपको ओपन बुक काम, ओपन बुक होता है कि MCQs में मदद मिल जाए, लेकिन ओपन बुक का आपको पता है सबसे बड़ा नुकसान क्या है, टाइम वेस्ट होता है। टाइम वेस्ट होता है। ओपन बुक FR2 हमारे टाइम से था, FR1 अभी हुआ है, तो टाइम वेस्ट होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि टाइम वेस्ट करने से पहले तो जो है FR2 तो सर सदियों से था, हमारे टाइम से था, यकीन माने बुक का। CA में एक पेपर है BFD, सर BFD का जो पेपर है वो सदियों से ओपन बुक है। कब से? जब से CA। लेकिन आप यकीन माने सर वो फिर बीच में ICAP ने ये कर दिया, किसी जमाने में तो ICAP ने इतनी इजाजत दी हुई थी कि भाई तू क्लास का जो रजिस्टर होता है ना वो पेपर में ला और पास करके बता। ICAP का लेवल चेक कर रहे हो, क्लास का रजिस्टर लेकर आ और पास। बच्चे फिर भी पास नहीं कर पाते थे। फिर ICAP ने कहा बच्चे पास तो नहीं करते, लेकिन वापसी में जाते हुए हैंड आउट यहाँ गिरे हुए, पर्चे यहाँ गिरे हुए। ICAP ने कहा भाई तुम रजिस्टर नहीं ला सकते, हाँ अगर तुम रजिस्टर को बुक फॉर्म में ले आते हो, बाइंड करवा लेते हो तो लेकर आ जाओ। सही है। वो सब उसके बावजूद भी सर मसले होते हैं। क्यों? ICAP को भी पता है कि ओपन बुक का मतलब ये होगा कि ये बुक में ढूंढने में लगेगा और टाइम एंड प्रेशर मैनेजमेंट में आ जाएगा, है ना सर। तो इसीलिए ओपन बुक का कोई मसला वो नहीं होती, टेंशन की बात। बड़े आराम से मुस्कुराते हुए इंशाल्लाह आप लोग जो है निकाल देंगे। सर एक बहुत अच्छा सवाल आया है, FR1 की चीजें टेस्ट होंगी, FR2 में बिल्कुल होंगी, वो हम क्लास आप देखेंगे, हम टॉपिक के साथ साथ कवर करते जाएंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट आ जाएगा आपका IAS 38 के साथ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आएगा कंसोलिडेशन के साथ, IAS 21 के साथ। सर आप यकीन माने जो कोर्स का मैंने सीक्वेंस बनाया है वो भी ये सोचकर बनाया है कि स्मार्टली यूं हो कि आप वो टॉपिक एंड में पढ़े जो आपको पढ़ने एंड में चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बाकी टॉपिक्स भी आ सकते हैं। जैसे IAS 12 है, IAS 12 के अंदर इससे पहले आपने IAS 21 पढ़ा है, IFRS 9 पढ़ा है, वो सब आएंगे। इसीलिए हम उसको सेशन के एंड की तरफ करेंगे ताकि उन सबको आ जाए। नहीं तो मैं ये कह दूंगा नहीं, FR2 को अकेले पढ़ाने का भी सबसे बड़ा रीजन और वजह भी यही होती है कि भाई ये FR2 जो होता है ना, इसमें अगर एक से ज्यादा टीचर्स इन्वॉल्व होंगे ना तो मसला ये होता है, टॉपिक ट्रांसफर बहुत होती है। ये चीज वो कराएगा, ये चीज वो कराएगा, क्योंकि यहाँ पर IAS 12 में सारे स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, कंसोलिडेशन में किसी की भी आ जाती है, तो वहां पर टीचर फाइनल अकाउंट में कुछ नहीं पूछा वहां पे पूछ लेगा, तो वहां पर बहुत ज्यादा मसला हो जाता है। इसीलिए पूरा मैं कराऊंगा इंशाल्लाह। एक बहुत अच्छी सब वो है ऑनलाइन से आया कि सर एक एडवाइस जो फर्स्ट क्लास में आप दें लेकिन उसका इम्पैक्ट सारे सेशन में हो। स्मार्ट स्टडी क्लास में ये सीखना है सवाल में से पासिंग मार्क्स कैसे निकालने हैं। यकीन माने सिखाऊंगा, हर सवाल में पासिंग मार्क्स है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कॉन्सेप्ट। जी बेटा सर आखिरी अशरे में क्लास तो नहीं होगी, एतिकाफ में। देखे दीन मांगता है कुर्बानी। अगर आप क्लास जो है छोड़
छोड़कर एतिकाफ में बैठेंगे तो ये कुर्बानी ज्यादा है ना सर, ज्यादा सवाब है। ईद की छुट्टियों में आपको कवर कर सकते हैं रिकॉर्डिंग से, है ना सर। तो जो है दीन मांगता है कुर्बानी, सही है सर। चले सर आप आगे आएंगे। और आगे आते हुए हम अपना पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। आज का ही बिल्कुल स्टार्ट है, मतलब ये थोड़ी इंतजार है, रमजान वाला बैच है मेरा बच्चा। IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। सर सबसे पहले जैसे आपका इस दुनिया में आने का एक मकसद है, क्या मकसद है आपका? हाँ भाई क्या मकसद है आपका? क्यों आए हो इस दुनिया में? सर अक्षर फैलाने, इस्लाम फैलाने, है ना सर। आप आए बेसिकली, जो कुरान में अल्लाह ने कहा ना इबादत के लिए पैदा किया गया है ना सर, कुछ दुनिया में इंप्रेशन छोड़ के जाएं, है ना सर। तो ये मकसद हो, ऐसे ही आए और ऐसे ही ना चले जाए, सही सर। कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डालकर जाएं। इसी तरीके से मेरा बच्चा, जब एक मकसद आपका है तो एक मकसद इस IFRS 8 का भी है। पहले मैं आपको समझाऊंगा, ये बात सबको क्लियर है IS और IFRS में क्या फर्क होता है। IS क्या होता है और IFRS? सर पहले IS होते थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर इनको लगाया हम तो डिस्क्लोजर भी सिखा रहे हैं भाई। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से हो गए IFRS। अब सबकी तवज्जो इधर नौजवानों, मकसद हयात जब आपका आ गया है सामने तो अब इसको देख भी लेते हैं ना सर। सर क्या मकसद है, ये बहुत जरूरी है। आप सपोज करें आप हैं यूनिलीवर के शेयर होल्डर। सर मेरी ज्यादातर एग्जांपल यूनिलीवर के गिर्द घूमेंगी, क्योंकि वहां पे जब मैंने 2-2.25 साल लगाया, और शायद आप कहें सबसे लर्निंग वाइज मेरा अच्छा एक्सपीरियंस आफ्टर PwC फर्ग्यूसन यूनिलीवर में था, सही है। अब सर आप हैं यूनिलीवर के शेयर होल्डर, आप हैं यूनिलीवर के शेयर होल्डर, और अब आपने कुछ डिसीजन मेकिंग के काम करने हैं, कुछ डिफरेंट काम करने हैं। तो जब आप यूनिलीवर के शेयर होल्डर हैं तो यूनिलीवर का टोटल बिजनेस कितने सेगमेंट्स में? नहीं सर 4। एक घर का ख्याल, होम केयर, एक अपना ख्याल पर्सनल केयर। अपनों का ख्याल बड़े इसी में आएगा ना, सही है सर। सर एक है फूड्स और एक है रिफ्रेशमेंट्स। यूनिलीवर के कितने सेगमेंट्स? 4, सही है सर। होम केयर, यूनिलीवर के होम केयर के प्रोडक्ट्स खवातीन कौन से होंगे? लक्ष्य से क्या अलमारियां धोता है? सर्फ, एक्सेल और डोमेक्स, सही है सर। ये हार्पिक का कॉम्पिटिटर है, सही है सर। सर्फ एक्सेल डोमेक्स। पर्सनल केयर, तुम्हारी जो है पर्सनल केयर, लाइफ बॉय और लक्स। अब यहाँ पर आ सकते हैं आप, बोलना भाई, अब बोलना बनता है। हेड एंड शोल्डर, ग्लो एंड लवली। सर बाकी जो भी, सॉरी हेड एंड शोल्डर वैसे यूनिलीवर का नहीं है, यूनिलीवर का है क्लियर फॉर मैन। क्या है? हेड एंड शोल्डर PNG का। ये बाकी इस किस्म के प्रोडक्ट आ गए यहाँ पे, सही है सर। फूड्स, सर फूड्स में यूनिलीवर के 2 प्रोडक्ट आएंगे, कौन से? कनौर जो इनका मेन ब्रांड है, इसके नूडल्स भी आते हैं, इसकी केचप्स भी आती हैं, सही है सर।
डेयरी मिल्क मॉन्डिलीज का है, पता होना चाहिए भाई। ब्लू बैंड और नहीं डालडा सर कनौर है, ब्लू बैंड है, जो अभी रमजान का सीजन आ रहा है। रफान इतना मशहूर नहीं है बट रफान चलता है, सही है सर। रिफ्रेशमेंट में फर्दर 2 कैटेगरीज है, कौन सी? आइसक्रीम, भाई पूरा वॉल्स को भूल गए, और टी। सर ये क्यों लिख रहे हैं? यूनिलीवर थोड़ी पढ़ रहे हैं, MFAL2 पढ़ रहे हैं बेटा, जरूरी है इस टॉपिक के लिए। अब आप यूनिलीवर के शेयर होल्डर हैं, आप यूनिलीवर के शेयर होल्डर हैं, और आपने देखा कि यार 2019 में यूनिलीवर ने प्रॉफिट कमाया था, सपोज करो 250 मिलियन का, सही है 2019 में। और 2020 में भी आपने देखा कि सर 2020 में यूनिलीवर का प्रॉफिट आ रहा है 250 मिलियन। लेकिन आप परेशान हुए, क्यों परेशान हुए आप? इसलिए परेशान हुए, आपने कहा कि भैया यार 19 तो सही था, 20 में तो कोरोना था, 20 में तो कोरोना था, इनकी सेल्स इतनी कैसे हुई? उसूलन जो है सेल्स गिरनी चाहिए, लेकिन आपको P&L में एक फिगर नजर आ रही है सेल्स की। कितनी फिगर नजर आ रही है? एक फिगर। हमें हमारा लॉ भी और IS1 जो है फाइनल अकाउंट्स, वो भी कहता है एक लाइन आइटम P&L में आएगा, किसका? सेल्स का। आपने कहा सर मेरा दिल चाहे मैं एक से ज्यादा दिखाऊं, तो नहीं, एक लाइन आइटम आएगा सेल्स का, और आपने कहा सर वो आ रहा है सेल्स का लाइन आइटम आपके पास आ रहा है, सही है। अब आपका दिल चाह रहा है कि आप गहराई में जाएं और देखें कि भाई ये 250 मिलियन का ब्रेकअप क्या है। आप गहराई में गए, और जब गहराई में जाने के बाद आपने देखा कि 250 मिलियन का ब्रेकअप क्या है, तो आपको पता चला, क्या पता चला? कि भैया कोरोना के 22 लोग घरों से तो बाहर निकले नहीं। जब घरों से बाहर निकले नहीं तो उन्होंने पर्सनल केयर का जो लक्ष्य 10 दिन में खत्म होता था वो 2 महीने चल रहा है, सही है सर। और हमने कहा सर लेकिन जो यूनिलीवर के फूड प्रोडक्ट्स थे, लोग फारिग बैठे घर में, है ना सर, लोग नेटफ्लिक्स कंज्यूम कर रहे हैं, बाकी जो है ठंड मचा रहे हैं, भूख लगे जा रही है, नूडल्स खाए जा रहे हैं, कस्टर्ड बन रहे हैं, आइसक्रीम में तो आ सकती थी ना सर, आप लोगों ने आइसक्रीम भर भर के रख ली। तो आपको पता चला कि भैया होम केयर और पर्सनल केयर ये दोनों डाउन हुई है सेल्स, लेकिन इनको सपोर्ट किसने कर दिया? फूड और रिफ्रेशमेंट में। तो अब स्टैंडर्ड ने कहा आप गहराई में गए, आपने यूनिलीवर में वालों से पूछा कि भैया क्या वजह है, किस वजह से ऐसा हो रहा है, तो आपको पता चला। अगर आप इतनी गहराई में नहीं जाते तो आपको पता भी नहीं चलता। तो इसका मतलब ये है कि सर, इसका मतलब ये है कि सर हम स्टैंडर्ड लेंगे, कोई ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे शेयर होल्डर को बताए बगैर, मतलब उसको कहने के बगैर उसको इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी सारी डिटेल्स मिल जाए। शेयर होल्डर के कहने के बगैर अगर उसको इंफॉर्मेशन और उसको डिटेल्स मिल रही है तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए जो कंपनी को बाउंड करे कि ये डिटेल्स दो। तो अब हमारे पास फिर क्या आ गया? कौन सा स्टैंडर्ड? IFRS से उसने कहा यूनिलीवर कुछ कंडीशंस है और अगर वो तुम्हारी कंपनी पे फिट बैठ रही हैं तो तुम पे फर्ज है। सर स्कोप, डेफिनेशंस, थ्रेशोल्ड, वाइल्ड कार्ड एंट्री 75%, ऑल डिस्क्लोजर। फिर हम आए यूनिलीवर, शेयर होल्डर्स, होम केयर, पर्सनल केयर, फूड्स और रिफ्रेशमेंट, सही है सर। अब
सर सुनिएगा सब, सबसे पहले जैसे हर स्टैंडर्ड का स्कोप, मैंने आपको मकसद बता दिया कि ये स्टैंडर्ड सिखाएगा कि भैया यूनिलीवर कब तुम्हें सेल्स की एक फिगर दिखानी है और कब तुम्हें तोड़ तोड़ कर हर सेगमेंट की अलग इंफॉर्मेशन बतानी है। तो सबसे पहले आते हैं सर इसके स्कोप के ऊपर आ जाए। क्या है इसका स्कोप? बच्चों ग्रुप में हैंड आउट है, ऑनलाइन वाले बच्चों, जो फिजिकल वाले जो रिकॉर्डिंग लेंगे, कुछ बच्चा रिकॉर्डिंग जो लेगा सर वो ये नंबर है मेरा, इस पे आप लोग मैसेज करके ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, और जो है आप हैंड आउट वगैरह भी आपको मिल सकता है। करता हूं बाद में। चले मेरा बच्चा, अब हम आ रहे हैं अपने हैंडआउट्स की तरफ, और हैंडआउट के जो फिजिकल वाले बच्चे बैठे हुए इनका जो पहला पेज है उसकी तरफ। बेटा मुस्तफा दूसरा ग्रुप भी, एक ग्रुप जो फुल हो चुका है तो दूसरा ग्रुप है, उसका लिंक भी मौजूद है, तो इंशाल्लाह आप उससे ज्वाइन कर लें, कोई मसला नहीं, आ जाए। चले सर आ जाए। अब सबसे पहले हम आ रहे हैं स्कोप पे। सबको समरी के अंदर स्कोप नजर आ रहा है सर? हर स्टैंडर्ड की 1 पेजर समरी देंगे तकरीबन, हर की, कुछ की नहीं दूंगा। किन की नहीं देंगे? जो आपके सिलेबस में आधे अधूरे हैं, पूरे नहीं हैं, उनकी समरी नहीं मिलेगी। जैसे कि IAS 12 है और कंसोलिडेशन है, तकरीबन बाकी सबकी सर उनकी समरी नहीं मिलेगी। तो क्या से करेंगे? उनके आपको बाकायदा मतलब हैंड रिटन नोट्स वगैरह बाकी चीजें मिलेंगी, लेकिन उनकी समरी बुक के अंदर होगी। उनकी समरी क्यों नहीं? क्योंकि आप गुमराह हो सकते हैं ना सर, क्योंकि वो पूरे का पूरा आपके कोर्स में, उसमें एक कॉन्सेप्ट की आधी बात आपके कोर्स में और एक कॉन्सेप्ट की आधी बात आपके कोर्स में नहीं है। अब आता हूँ स्कोप पे आते हैं। सर स्कोप का मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय स्कोप? स्कोप का मतलब क्या होता है? ये स्टैंडर्ड कहां अप्लाई होगा, कहां अप्लाई। अब स्कोप में पहला पॉइंट आ रहा है, IFRS 8 अप्लाइज टू द एनुअल एंड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबकी तवज्जो इधर सर। एनुअल एंड इंटरिम, इंटरिम का जो वर्ड है, इंटरिम का जो वर्ड है, एनुअल तो समझ में आता है, सालाना है ना सर। इंटरिम का मतलब क्या होता है सर? याद रखें, इंटरिम की जब हम बात करते हैं, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसके अंदर जब हम बात करते हैं तो क्या होगा सर? सर उसके अंदर कुल मिला के हमारे पास 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं। पहला होता है फर्स्ट क्वार्टर। पाकिस्तान में लिस्टेड कंपनी के लिए फर्ज है कि वो हर क्वार्टर के अकाउंट्स पब्लिश करेगी। फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर और थर्ड क्वार्टर, सही है सर। और फिर एनुअल आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। जब इंटरिम की बात होगी तो आपके दिमाग में कितने आ जाए? 3। एग्जामिनर पेपर में सवाल सर, यकीन माने क्लास में इंशाल्लाह अगर चीजों को अटेंटिवली सुना चीजें की, तो मेरी गारंटी आप डेफिनेटली FAR2 में पास है आराम से इंशाल्लाह। अगर चीजों को आपने सिर्फ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को, दिमाग ICAP कहां खेलता है, ICAP लिखेगा कि थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को अप्लाई करना जरूरी है या नहीं है, तो यस। इंटरिम के अंदर थर्ड क्वार्टर भी कवर्ड है। तो हमने कहा फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर और थर्ड क्वार्टर। क्या हम क्लियर है सर? फिर आगे बढ़ूंगा। इसने कहा IFRS 8 अप्लाइज टू दी एनुअल एंड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी। It applies to the separate or individual financial statements of an entity and the consolidated financial statements of a group with a parent। याद रखिएगा
सर ये अप्लाई होगा इंडिविजुअल पे भी और कंसोलिडेट। सर ये कंसोलिडेशन क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय कंसोलिडेशन? कौन बताएगा? सर कंसो देखिए सर, एक ग्रुप है जिसके अंदर 4 कंपनीज है, एक अब्बा होंगे और 3 बच्चे होंगे, चारों का मिला करके जो एक अकाउंट्स बनेंगे उसको क्या कहते हैं? कंसोलिडेटेड। तो हमने कहा ये इंडिविजुअल पे भी होगा अप्लाई और कंसोलिडेटेड पर भी होगा। अब सुनना, यहां पर एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट जिसको आईकेप ने टेस्ट किया, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी। सर पेरेंट जब अपने अकाउंट्स बनाता है ना, और जब शेयर होल्डर के पास जाते हैं तो उसके अंदर एक अकाउंट्स नहीं होते, कितने अकाउंट्स होते हैं? 2। पेरेंट के अकाउंट्स के अंदर 2 चीजें होती हैं सर। एक होता है पेरेंट के इंडिविजुअल अकाउंट्स, सही है। अगर पेरेंट को अलग करके देखो, जैसे यूनिलीवर पाकिस्तान की सब्सिडियरी है यूनिलीवर फूड्स लिमिटेड, सही है। अब यूनिलीवर पाकिस्तान जब अकाउंट्स बनाते हैं उसके अंदर एक अपने अकाउंट्स अलग से देता है पाकिस्तान के, और दूसरे ग्रुप अकाउंट्स बनाता है जिसके अंदर फूड्स भी आ जाता है, और एक होते हैं कंसोलिडेटेड। अब मेरा सवाल है, स्टैंडर्ड पूछ रहा है जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो तो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का कुछ ना कुछ डिस्क्लोजर वगैरह जाएगा, नोट जाएगा, तो वो नोट दोनों में देना जरूरी होगा या किसी एक में भी दे दो तो पर्पस पूरा हो जाएगा? समझ लो, एक किताब है उसके नीचे अंदर 2 छोटी किताबें, एक पेरेंट के अपने सिर्फ इंडिविजुअल पेरेंट की बातें लिखी हुई है, पेरेंट का प्रॉफिट, पेरेंट की बैलेंस शीट, और एक के अंदर अवामी है, सबकी है। तो अब मेरा सवाल है क्या होगा सर, बताएं आपको कॉमन सेंस क्या कहता है? दोनों में जाना चाहिए। कितने लोग कह रहे हैं? कितने लोग कह रहे हैं सर एक में भी काफी है? देखो सीए जो है ना, कॉमन सेंस भी कहीं कहीं आता है। सर आए, इसके बारे में क्या कहा गया? स्टैंडर्ड ने क्या कहा है इसके बारे में? स्टैंडर्ड चिल्ला चिल्ला के हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है सर? बिल्कुल एंड पे आ जाए। नोट, if parent company prepares both consolidated financial statement and a standalone financial statement, then IFRS 8 disclosures are required in consolidated financial statement only। IFRS 8 के डिस्क्लोजर किसमें चाहिए? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ही। चले सर अब आ जाए, मैं चाहूंगा पेज, आखिरी पेज पे आ जाए इस हैंडआउट के, पेज नंबर 15। मतलब जो फिजिकल वाले बच्चों के पास है, पेज नंबरिंग नहीं है तो आप कर ले सेकंड लास्ट पेज। जो सेकंड लास्ट पेज है उस पे आप लोग आ जाएंगे। मेरा बच्चा पास पेपर का एक एमसीक्यू नजर आ रहा है, मार्च 2020 आ रहा है नजर? पढ़ते हैं। सर कह रहा है अकॉर्डिंग टू IFRS if a financial report contains both consolidated financial statements of a parent as well as parent separate financial statement, segment information is required only in the consolidated financial statements। अब आप लोग अपनी आसानी के लिए क्या करें, ये जो हैंडआउट है इसके अंदर लिख लें, जो ये वाली बात लिखी है ना नीचे, इसके आगे यहाँ पर आप लोग लिख लें मार्च 20 में ये सवाल, इसका कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ है। सही है सर? मार्च, ये जो पेज नंबर समरी वाला है, पेज नंबर 2 आपका जो हैंडआउट है, सही है? इसके अंदर आपने लिखना है कि इसका कॉन्सेप्ट कब टेस्ट हुआ है? मार्च 20 में एग्जामिनर भैया ये पूछ चुके हैं। तो सर अब तक हमने स्कोप में क्या पढ़ा? अब देख रहे हैं स्कोप में कितनी गहराई है। कह रहा है कि ये अप्लाई होगा एनुअल पे भी और इंटरिम पे भी। हमने कहा ठीक है। फिर इसने कहा ये स्टैंड उस पे कंसोलिडेटेड अगर है और इंडिविजुअल एक ही साथ हैं तो सिर्फ कंसोलिडेटेड में इसको अप्लाई करना, और
लेकिन कह रहा है किसके ऊपर, किस तरह की कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी एंड द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ अ ग्रुप विद अ पेरेंट whose debt or equity instruments are traded in a public market, वो जिनके डेट और इक्विटी ट्रेडेड इन अ पब्लिक मार्केट, इसके आगे लिख लो ब्रैकेट में लिस्टेड कंपनी। कौन सी कंपनी? लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी सर कौन सी होती है? जिसके शेयर सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हो, और अगर वो ना हो तो that files or is in the process of filing the financial statements with the Securities Commission or other regulatory organization for the purpose of issuing any class of instrument in a public, जिसने अपने आप को रजिस्टर करवा दिया है वो हो गई लिस्टेड। जिसने अभी रजिस्टर नहीं करवाया सर, अभी अप्लाई कर चुके हैं। याद रखें, जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर नहीं, मैंने आज कंपनी ने कहा हम शेयर बेचते हैं और कल बेचना शुरू नहीं, क्या होता है सर इसमें? इसके अंदर सर पूरा प्रॉपर जो है एक टाइम पीरियड लगता है, प्रोसीजर। पहले आप स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करते हो, वो अप्रूवल देता है, फिर आप एसएससीबी के पास जाते हो, एसएससीबी अप्रूवल देता है, फिर आप फिर से स्टॉक एक्सचेंज के पास जाते हो, इसके बाद आप रोड शोज करते हो। रोड शोज क्या होता है सर? शार्क टैंक इंडिया देखा है ना सर? तो आप इन्वेस्टर्स के पास, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास जाते हो, बोलते हो भाई हम आ रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, ये वो, तुम हमारे शेयर चाहो तो खरीद लेना। अब नॉर्मल जो एक उससे पहले एक प्रोसीजर होता है आईपीओ से पहले, बुक बिल्डिंग का, जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं और वो शेयर्स खरीदते हैं, छोटे मोटे नहीं, 500 वाले नहीं, उसके अंदर आते हैं जो कि हजारों में हो, 50,000 60,000 शेयर जिसको खरीदने हो, सही है, या जिसके अंदर कम से कम मालिक होती है 10 लाख के शेयर्स खरीदने आपको, वो आते हैं। अब इस सब में सर टाइम लग जाता है, लेकिन जिसका बेशक टाइम लग जाए, अगर तुम वो कंपनी बन गए हो जो अभी लिस्ट नहीं हो, लिस्ट होने वाली हो, तो भी तुम्हें IFRS 8 को फॉलो करना है। अब अगर मैं इसके स्कोप को समराइज करूं ना, ये अप्लाई होगा लिस्टेड कंपनीज और कंपनीज अबाउट टू बी लिस्ट को, लिस्टेड के ऊपर उनके एनुअल और इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। सर इसका मतलब है कि अगर एक कंपनी पब्लिक अनलिस्टेड है, क्या उसके ऊपर IFRS 8 अप्लाई होगा? एक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, उसके ऊपर अप्लाई होगा? नो सर, ये सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होगा? लिस्टेड और अबाउट टू बी। ये जो दूसरा पॉइंट है ना कि हुज आर इज इन द प्रोसेस ऑफ, उसके आगे लिख लें अबाउट टू बी लिस्ट, इसका मतलब है ये सबके ऊपर अप्लाई। क्या मैं क्लियर हूं? सही है सर कि ये किसके ऊपर अप्लाई होगा? लिस्टेड और अबाउट टू बी लिस्ट, उनके एनुअल पे भी होगा और इंटरिम पे भी। और इसमें शरारती बात क्या है? शरारती बात ये कि अगर कंसोलिडेटेड और सेपरेट दोनों साथ पब्लिश हो रहे हैं तो सिर्फ कंसोलिडेटेड में अप्लाई कर दो, इसको सेपरेट में करने की जरूरत नहीं है। सर ये इसका स्कोप हो गया, सही है सर। अब आजकल आईके पे ट्रेंड करने लगा है कि बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है, तो अब यहां पर लिख सकता है कि IFRS 8 अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ कंपनीज, तो इसका जवाब ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स, सही है सर। तो स्कोप अगर हमारा कवर हो गया मेरा बच्चा, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, सही है सर। ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या आप लोग हमारे साथ हैं? रिक्वेस्ट है मेरा बच्चा Q&A में ना डालें, चैट में अगर आप लोग डालेंगे सवालात तो मुझे जो है जवाब देने में आसानी होगी। हाय फौरन से ब्रेक ना। हमने कहा स्टैंडर्ड, तुमने ये तो बता दिया कि भाई अप्लाई किस पे होगा, है ना? ये तो बताओ कि ये जो लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सेगमेंट, ऑपरेटिंग सेगमेंट का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सेगमेंट का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग
सेगमेंट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड ने कहा कि भैया ऑपरेटिंग सेगमेंट, मोहम्मद सलमान अबाउट टू बी लिस्ट हुआ मेरा बच्चा, तो उसके ऊपर अप्लाई हो गया ये स्टैंडर्ड, सही है सर? ऑपरेटिंग सेगमेंट का मतलब क्या है? इसने कहा 3 कंडीशन होनी चाहिए ऑपरेटिंग सेगमेंट में। कितनी? ओन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, जिसके अपने रेवेन्यू भी हो और सर याद रखना ये वो स्टैंडर्ड है, वाइड स्टैंडर्ड है। पूरी अकाउंटिंग में तुमसे एक एंट्री पास नहीं करवाता, ये सिर्फ डिस्क्लोजर बनवाने आया है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन कब ज्यादा देनी है कब कम करनी है ये बताने आया है, सही है सर? सर ये इतना आसान है? यस सर। सर एक और चीज, हर टॉपिक के साथ आपको लिखना है FR2 क्योंकि लिंकिंग वाला है। हर टॉपिक के साथ लिखना है कि किसके साथ मिलकर आ सकता है, इसके साथ लिखो कैन बी कंबाइंड विद फाइनल अकाउंट्स, इसके ऊपर ही लिख लो कैन बी कंबाइंड विद, आमिर बेटा 5:45 बजे तक क्लास है, कैन बी कंबाइंड विद फाइनल अकाउंट्स। भैया ये टॉपिक जो है फाइनल अकाउंट्स के साथ कंबाइन, सर क्या फाइनल अकाउंट्स के अलावा किसी और के साथ नहीं आ सकता लग करके? ये नहीं सर, इसका किसी और के साथ बनता नहीं है, तो ये फाइनल अकाउंट्स के साथ आ सकता है। अब आए सर, इसने कहा ऑपरेटिंग सेगमेंट की कितनी कंडीशन है? 3। तीनों में से एक भी बात नहीं हुई तो ऑपरेटिंग सेगमेंट, पहली कंडीशन क्या है? ऑन रेवेन्यूज एंड, जिसके अपने रेवेन्यू भी हो और अपने एक्सपेंसेस भी हो। सर अगर अपने रेवेन्यू अपने एक्सपेंसेस नहीं हुए तो क्या मैं उसको ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं कहूंगा? नहीं सर। अब ओन रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को जरा समझाएं एग्जांपल देके, कब ऐसा होगा कि किसी सेगमेंट के रेवेन्यूज ना। अब सर सुनना, यहां पर जब वर्ड सेगमेंट यूज करते हैं ना तो सेगमेंट का मतलब डिफरेंट, एक सेगमेंट का मतलब डिपार्टमेंट भी हो सकता है, एक डिपार्टमेंट को भी आप एक सेगमेंट कह सकते हैं, इसका मतलब बिजनेस लाइन भी हो सकती है। अब सर सुनना, मैं अगर आपके सामने एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर खड़ा करूं, एक बड़ी कंपनी में फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी बताएं जी? क्या होगा? अबे चोरी नहीं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं? हमने कहा सर एक होता है रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग। फाइनेंस की जब फिर एक रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग आता है, दूसरा आ जाता है टैक्सेशन एंड कंप्लायंस, तीसरा आ जाता है यूजुअली कॉस्ट का डिपार्टमेंट अलग से होता है, इंटरनल ऑडिट कॉस्टिंग अलग होता है, तीसरा आता है ट्रेजरी। क्या आता है सर? ट्रेजरी। एक मिनट रुकिएगा, ऑनलाइन मीटिंग। एक मिनट रुकिएगा यार, ताहिर पहली क्लास में मसाइल। यार ताहिर को जल्दी बुलाओ, उसको बोल मीटिंग बंद हो गई, जल्दी बुलाओ, भागते हुए बुलाओ। हाँ ताहिर वगैरह सबको बुलाओ, मीटिंग बंद हो गई। ताहिर मीटिंग की रिकॉर्डिंग बंद हो गई, मतलब मीटिंग जूम ने आउट कर दिया। क्यों? भागते हुए आओ, फौरन सबको लेके आओ, सबको लेके आओ, चेक नहीं, भागते हुए आओ भाई। क्यों? बस क्लास एंड करेंगे और देंगे।
जी बच्चों आवाज आ रही है? ऐसे ही मेरा चले सर, अब सुनिएगा सर, ऑन रेवेन्यूज हो और ऑन एक्सपेंसेस हो, ऑन रेवेन्यूज एंड ऑन एक्सपेंसेस। अब मैं था सर फाइनेंस के 3, रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड कंप्लायंस एंड ट्रेजरी। अब सुनना सर, इसमें से जो है ना रिपोर्टिंग वालों की सिर्फ सैलरीज होती हैं, और ये इनका काम क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना और पब्लिश करना। चल गया वो, सही है सर। दूसरा काम टैक्सेशन एंड कंप्लायंस, टैक्सेशन एंड कंप्लायंस, इनका काम क्या होता है? टैक्स रिटर्न। इनकी भी सिर्फ क्या होती है? सैलरीज। अब आता हूं ट्रेजरी। सर ट्रेजरी क्या काम करता है? कौन बताएगा? ऑनलाइन वाले बच्चों आप में से बताएं, कौन बताएगा ट्रेजरी क्या काम करता है? सर एक ट्रेजरी का काम यही होता है, जब हालात खराब हो कंपनी के फाइनेंशियल, तो वो अच्छे रेट्स पे लोन दिलवा दे कंपनी को, और हालात अच्छे हो, कैश हो, तो इन्वेस्ट किसी ऐसी जगह पर करवाए जहां पर कंपनी को अच्छा। अब सर ये वो डिपार्टमेंट होता है जिसकी सैलरीज यानी उसके एक्सपेंसेस भी होते हैं और इसकी इनकम भी होती है। मतलब ट्रेजरी वालों की परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाती है? कंपनी के जो एक्स्ट्रा फंड्स थे उनको किस जगह लगाया, कितना रिटर्न उस पे आया, और इनके एक्सपेंसेस भी होते हैं, रेवेन्यू भी है और एक्सपेंसेस भी है। सर अगर रेवेन्यू भी है और एक्सपेंसेस भी हैं, ये दोनों है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, तो इसका मतलब क्या है? सर ये ऑपरेटिंग सेगमेंट की डेफिनेशन मीट कर रहा है, लेकिन क्या टैक्स वाला मीट कर रहा है? रिपोर्टिंग कर रहा है। इसी तरीके से कंपनी का एक डिपार्टमेंट होता है एचआर, जिसका काम होता है बस बंदे रख के कंपनी को देना, क्या वो मीट करता है? नो सर। क्या मैं क्लियर हूं? अब पहला कंडीशन क्या है? ओन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। अब मेरी बात सुनना भाव, इसमें तुम्हें एक शरारत पे लेके जाता हूं। सर कंपनी ना अभी नई स्टार्ट हुई है, कंपनी ने पुरानी चल रही, यूनिलीवर ने अभी एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है फ्रोजन फूड्स का, सपोज करो अभी स्टार्ट किया है, उसके सिर्फ एक्सपेंसेस ही हैं, अभी तक उसने रेवेन्यू नहीं कमाया, अभी तक उसने रेवेन्यू नहीं कमाया, सिर्फ स्टार्ट हुआ है। तो मुझे बताएं, क्या मैं उसको ऑपरेटिंग सेगमेंट कहूंगा? आज की डेट, मेरा साल एंड आ गया, उसने अभी सिर्फ स्टार्ट किया है, उसने रेवेन्यू 1 रुपया नहीं कमाया, सिर्फ उसके इस साल एक्सपेंसेस है, क्या मैं उसको ऑपरेटिंग सेगमेंट कहूंगा? कितने लोग कह रहे हैं कहेंगे ऑपरेटिंग सेगमेंट? आज उसने कमाया कुछ नहीं है फिर भी कहेंगे। कितने लोग कह रहे हैं नहीं कहेंगे, ऑपरेटिंग सेगमेंट तो नहीं है सर वो। सर याद रखें, अब यहां पर स्टैंडर्ड कहता है जरूरी नहीं है कि अभी कमाया हो, सलाहियत होनी चाहिए कमाने की, है ना सर? सलाहियत होनी चाहिए कमाने की। इस क्राइटेरिया के हिसाब से आप भी अम्मा अब्बा के ऑपरेटिंग सेगमेंट में बन रहे हैं। अभी बेशक आपने नहीं कमाया, लेकिन क्या आपके अंदर सलाहियत है कमाने की? कुछ ने कमा भी। तो सर आए, अब यहां पर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है सर, यहां पर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब हम समरी में से पढ़ रहे हैं और इस वर्ड को मैं चाहूंगा आप लोग अंडरलाइन भी करेंगे। सर ये कह रहा है मे दैट एंगेजेस इन बिजनेस एक्टिविटीज, जो ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज होता है जो कि which it may earn, from which it may earn revenues and incur expenses। ये ऐसी एक्टिविटीज में हो रहा है जिसमें मे के वर्ड को अंडरलाइन कर ले। मे का मतलब ही ये है कि हो सकता है किसी साल नहीं कमाया हो। जैसे एग्जांपल देता हूं, अभी एक कंपनी है मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड,
पाकिस्तान की ट्रैक्टर की शायद नंबर 1 कंपनी है, उसने कह दिया है कि अब हम काफी अरसे तक अपनी कोई नई प्रोडक्शन, सपोज करो वो 1 साल तक कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो क्या उसकी जो ट्रैक्टर बनाने वाली सेगमेंट है, हम ट्रैक्टर नहीं बनाएंगे, बाकी भी वो चीजें बनाना, ट्रैक्टर नहीं बनाएंगे 1 साल तक, तो क्या उसकी जो ट्रैक्टर बनाने वाला सेगमेंट है वो ऑपरेटिंग सेगमेंट कहलाएगा? यस, उसके अंदर सलाहियत है, बेशक अभी नहीं कमा रहा लेकिन सलाहियत है, सलाहियत मौजूद है, तो हमने कहा ऑपरेटिंग सेगमेंट है। सर ये इतनी सी बात है कि हमें याद रखनी होगी, पेपर में पूछी जा सकती है, बेटा यही तो पूछी जाएंगी। आईकेप को पता है कि ये कहां पर मसले करेंगे, तो हमने कहा वो पूछता है। सर जल्दी से आ जाए पेज नंबर 10 ऑफ द हैंडआउट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यू वाला आ रहा है। जिसने पेज नंबर नंबरिंग नहीं की, क्वेश्चन नंबर 3 नजर आ रहा है आपको, एमसीक्यू, पेज नंबर 10 ऑफ द हैंडआउट। आ गए मेरा बच्चा, जिसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू IFRS 8 स्टार्टअप ऑपरेशंस में बी ऑपरेटिंग सेगमेंट्स बिफोर अर्निंग रेवेन्यूज, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। सर इसका जवाब क्या है? सर एक आईकेप ने पूछा है? नहीं, एक ऐसी बॉडी ने पूछा है जिसको तुमने हमेशा हल्के में लिया है, ACCA ने सर ये सवाल पूछा है कि ये, और आप ACCA को तो अहमियत ही नहीं देते हैं ना सर, कि ACCA क्या है ना सर। तो आए सर, आए अब आगे बढ़ेंगे। पहली कंडीशन क्या है? जिसके अपने रेवेन्यू भी हो, और सर इसके साथ लिख ले एबिलिटी टू अर्न, जरूरी है सर। जिसके अंदर देखिए सर, एक्सपेंसेस तो सभी के होते हैं ना, लेकिन जिसके सिर्फ एक्सपेंसेस हो और इनकम ना हो, वो हमने कहा सर सही चीज नहीं है, बाकी तो सर सब चीजें होती हैं। तो हमने कहा ऑपरेटिंग सेगमेंट ऑन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, एबिलिटी टू अर्न, एबिलिटी टू अर्न, इसका मतलब यही है कि सर जिसके अंदर ये सलाहियत हो के कमा सके। क्लियर है सर? अगला पॉइंट, results are regularly reviewed by CODM, reviewed by इसने कहा भैया एक हमने पकड़ लिया डिपार्टमेंट ट्रेजरी, जिसके अंदर ये सलाहियत है, अपना कमा भी सकता है और खर्च भी उसका होता है। दूसरी बात ये देखो कि क्या उसके रिजल्ट्स रेगुलरली रिव्यू होते हैं, CODM क्या उसके रिजल्ट्स रेगुलरली देखता है? तो सर आप बताएं CODM क्या होता है? ये तो कभी सुना ही नहीं सर हमने। अच्छा ये क्या काम क्या करता है ये आदमी? ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं सर, याद रखें एक बात हमेशा याद रखना, ये ऑपरेटिंग सेगमेंट जो है ना अकाउंटिंग टर्म है। पहले बिजनेस बनता है बोलते हैं अकाउंटिंग होगी, तो ये तो नहीं है। CODM क्या होता है? रोजमर्रा के फैसले ले रहा होता है, जैसे कि सर रोज देखिए ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर ये होता है जो कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करता है। कौन सी डिसीजन मेकिंग करता है? अब देखें स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग क्या होती है। आपके घर की बात करूं तो आपके पेरेंट्स जो है ना वो CODM है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, आपकी शादी कब होनी है इसका डिसीजन किसके पास है? अम्मा अब्बा के पास। उसके अब्बू के पास? तो उसके अब्बू तेरे CODM है। सही है सर? सर तो
स्ट्रेटेजिक डिसीजन, भाई आपकी शादी कब होनी है, नया घर कब लेना है, सही है, ये तमाम चीजें जिस आदमी के पास डिसीजन लेना हो वो आपके घर का सीओडीएम है। तो कंपनी के केस में भी वो हजरात जो कि कंपनी के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले सकते हो उनको क्या कहेंगे, सीओडीएम। तो आए सर पढ़ते हैं डेफिनेशन। भाई क्या कह रहा है सीओडीएम में, देखें डेफिनेशन गिवन है नीचे इसी समरी में। द सीओडीएम इज द इंडिविजुअल और ग्रुप, होता ये एक आदमी भी हो सकता है और आदमियों का मजमुआ भी हो सकता है, ग्रुप भी। हु इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेटेजिक decision making regarding the entity, that is the CODM allocates resources and assess the performance of operating। CODM resources को allocate भी करता है और परफॉर्मेंस को assess भी करता है। ये होता है, इसके आगे लिख लें आम अल्फाज में, इसका मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सर कह रहा है दूसरा क्राइटेरिया क्या कह रहा है, हुज ऑपरेटिंग रिजल्ट्स आर रेगुलरली रिव्यूड बाय द सीओडीएम टू मेक डिसीजन अबाउट रिसोर्सेज टू बी एलोकेटेड टू दिस सेगमेंट एंड असेस इट्स परफॉर्मेंस। तो हमने कहा सर ये जो दूसरा क्राइटेरिया है सीओडीएम वाला, ये भी इसके साथ प्लस है, ये भी इसके साथ प्लस है। सर तीसरा जो क्राइटेरिया है, थर्ड क्राइटेरिया, ये कौन सा क्राइटेरिया है, डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसकी अवेलेबल हो। अब सर ये क्या चीज है, व्हाट डू वी मीन बाय डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सुनना सर, डिस्क्रीट का मतलब ये होता है अलग अलग। अब इसकी एग्जांपल सुनना। मीट वन का नाम सुना है? yes, मीट वन क्या काम करता है, गोश्त बेचता है ना सर? सर मीट वन सिर्फ गोश्त तो कस्टमर को बेचता है, लेकिन सिर्फ गोश्त नहीं बेचता। जब आप जानवर ज़िबा करते हैं तो चर्बी भी निकलती है ना सर? तो चर्बी भी बेचता है, लेकिन चर्बी को एज आ नॉर्मल स्क्रैप बेच देता है। सही है सर? जिसको आपने शायद कॉस्टिंग में कुछ बच्चों ने पढ़ा हो, बाई प्रोडक्ट। सही है सर? अब मीट वन क्या करता है, सुनना। मीट वन चर्बी के कोई अलग से नहीं बनाता कि चर्बी की गाय, वो बोलते हैं पूरी जो गाय की कॉस्ट है ना वो गोश्त में डाल दो। चर्बी के ऊपर वो कोई कॉस्ट वॉस्ट, चर्बी के कोई अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करता कि चर्बी की सेल से इतना हुआ। भाई चर्बी हो गया, बाकी जो खाल वाल हो गई, सब कुछ हो गया, इन सबको एक साथ डाल देता है अदर इनकम में, स्क्रैप के तौर पे बेच के। सही है सर? तो मीट वन के लिए ये जो चर्बी है, ये सब चीजें ये देखा जाए तो सर ये ऑपरेटिंग सेगमेंट अगर मीट वन उनको कॉस्ट एलोकेट कर दे कि भाई गाय में इतनी कॉस्ट चर्बी की, ये सब उनकी इंफॉर्मेशन ले, तो वो ऑपरेटिंग सेगमेंट बन सकती है। बट मीट वन क्या ऐसा करता है? मीट वन कहता है भैया जो चर्बी है उसको हम ऐसे ही, तो चर्बी जो है, चर्बी की जो सेल्स है या जो चर्बी का सेगमेंट है, उसकी डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल, तो इसीलिए वो ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है। तो सर ऑपरेटिंग सेगमेंट के अंदर कितनी बातें, ओन रेवेन्यूज एंड एबिलिटी टू अर्न। दूसरा, रिजल्ट्स आर रेगुलरली रिव्यूड बाय सीओडीएम। सर तीसरा, जिसमें ये तीनों बातें होंगी, तीनों अपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो, सीओडीएम रेगुलरली रिजल्ट्स भी देख रहा हो और अलग से कंपनी में उसका हिसाब किताब मेंटेन होता हो कि भाई इसके इतना खर्चे हुए, इतनी इसकी इनकम हुई। ये तीनों बातें हुई तो हमारा ऑपरेटिंग सेगमेंट है, वरना हमारा ऑपरेटिंग सेगमेंट एक भी कंडीशन मीट नहीं तो सर ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं कहेंगे। नहीं सर, एक भी कंडीशन मीट नहीं हुई तो ऑपरेटिंग सेगमेंट, हमने स्टैंडर्ड ये समझ में आ गया ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या है। अब क्या करें, आगे बढ़े। स्टैंडर्ड ने कहा
रुको जरा, हम भी यही कहते हैं, आगे हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में, जो कि इंशाल्लाह कब है, जुमेरात को कब है सर, 3:30 बजे, है ना सर। जुमेरात को होगी 3:30 से होगी असर तक। क्या कह रहे हो ऑनलाइन वाले बच्चों, 1 मिनट रुकना, मैं टाइम टेबल आपको बताता हूं। जी बेटा स्क्रीन गई, उसको मैं देख रहा हूं, वेट करें 1 मिनट। सर क्विकली ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोगों को आवाज यकीनन आ रही होगी। यार स्क्रीन गई, अहमद को बुला के आओ। सर अगली क्लास होगी इंशाल्लाह हफ्ते को, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हफ्ते को तो थर्सडे को, थर्सडे है, फ्राइडे है और सैटरडे। थर्सडे और फ्राइडे को क्या टाइम होगा सर? थर्सडे फ्राइडे को दोपहर का ही टाइम है। सैटरडे को या तो दोपहर का टाइम होगा या तो सुबह का टाइम होगा। थ्रू आउट द बैच हमारी यही 4 दिन क्लासें चलेंगी। ऑनलाइन वाले बच्चों आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही, लेकिन अभी आप लोगों को आवाज आएगी। तो हमने कहा सर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए क्विकली रिवाइज करेंगे अब तक जो हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है अब तक हमने? सर IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट। ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है सर? लेकिन उससे पहले पढ़ा स्कोप। स्कोप लिस्टेड कंपनी, ये लिस्टेड कंपनीज पे अप्लाई होगा और कंपनीज अबाउट टू बी लिस्ट। दूसरी चीज जिसकी डिस्क्रीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल हो, और नहीं सर पहले तो अभी लिस्टेड और अबाउट टू बी लिस्ट पे, एनुअल पे भी और इंटरिम पे भी होगा। और हमने कहा सर प्राइवेट पे, पब्लिक अनलिस्टेड पे नहीं होगा। सर अगर कंसोलिडेटेड और इंडिविजुअल दोनों आ रही है तो किस पे अप्लाई होगा? सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड पे, इंडिविजुअल पे अप्लाई नहीं होगा। सर फिर आगे बढ़े, हमने कहा भैया ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है? इसने कहा जिसके अंदर 3 बातें हो। पहली बात अपना रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हो, अपनी कमाई की भी हो और खर्च करने की भी सलाहियत हो। खर्च करने की जो होती है कमाने की नहीं होती, लेकिन हो तो कर सकते हैं, जरूर नहीं अभी कमा रहा हो। जैसे कि मैंने बताया स्टार्टअप ऑपरेशंस अभी कमाना शुरू नहीं किया, लेकिन फ्यूचर में कर सकते हैं। दूसरी, रिजल्ट्स आर रेगुलरली रिव्यूड बाय CODM। CODM अहमियत देखता हो, बोर्ड उसके रिजल्ट्स को देखता हो, ऐसे नहीं कि चल भाई जाने दे जो भी देखा जाए, उसको देखता हो प्रॉपर। तीसरी चीज डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कंपनी भी उसके रिजल्ट्स को अलग से मेंटेन करती हो, पता हो कि भाई चर्बी के ऊपर इतनी कॉस्ट आ रही है, इतनी नहीं आ रही, पेट्रोल के में जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है उसकी कॉस्ट वगैरह भी सब कंपनी मेंटेन करे। नहीं करती तो फिर ये इसमें शामिल है। तो सर मिलेंगे इंशाल्लाह जुमेरात को अगली क्लास में इंशाल्लाह।